ओम नमः शिवाय। ये लेक्चर जो है आज का, ये फॉरेंसिक ऑडिट का पूरा रिवीजन लेक्चर है। दिस इज इंटेंडेड फॉर द दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन विच बिगिंस ऑन 22nd ऑफ दिसंबर दिस ईयर। और आपका जो इंटरनल और फॉरेंसिक ऑडिट का पेपर है वो है 29 दिसंबर 2025 को। आज का ये जो लेक्चर है ये एक पूरा रिवीजन है फॉरेंसिक ऑडिट का। ओके, so part two of the subject is of on forensic audit. Forensic audit is for 40 marks, right? So group one elective paper number 4.2 is internal and forensic audit. हमने internal audit पे already एक पूरा lecture record किया है आपके लिए। उसके बाद आता है forensic audit part 2 में 40 marks के लिए। forensic audit में 6 chapters है. So chapter 10 to chapter 15 is for forensic audit. The first chapter is on basic concepts of forensic audit. क्या है फॉरेंसिक ऑडिट का कंसेप्ट, क्या है? हमने देखा कि फॉरेंसिक ऑडिट जो है ये एक टाइप का ऑडिट ही है, लेकिन उसमें दो अलग चीज़ें हैं. फर्स्ट डिफरेंस फ्रॉम द नॉर्मल ऑडिट इज दैट इट हैज़ इन्वेस्टिगेटिव नेचर, एज इन आपके ध्यान में रख के चलते हैं कि either the fraud has happened or is happening or there is all probability that it will happen. So एक आपका जो आपका जो नज़रिया है ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन वाला हो जाता है. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट द फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट इज जनरली सबमिटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस. तो वो एक बहुत अलग टाइप से आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है ताकि even people other than of forensic pardon me other than of financial background understand what you have written in your report. ये दो अहम चीजें हैं फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में. So first chapter, that chapter number 10 is on basic concepts of forensic audit. 11th chapter is audit and investigation. उसके बाद आता है forensic audit laws and regulations. किसी भी चीज़ को जो वैलिडेशन है वो जनरली लॉ से आता है. सो द नेक्स्ट इज फॉरेंसिक ऑडिट एंड इंडियन एविडेंस लॉ. हमने जैसे देखा कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जनरली कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट किया जाता है एविडेंस के तौर पर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एविडेंस लॉ क्या है और आपको आपकी रिपोर्ट किस हिसाब से ड्राफ्ट करनी चाहिए ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक एविडेंस के तौर पर स्टैंड हो सके प्रॉपरली. इट इज़ नॉट जस्ट अपना नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट. सो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इंडियन एविडेंस लॉ पता होना. उसके बाद आता है साइबर फॉरेंसिक्स. आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय हो गया है ये. उसके बाद आता है फ्रॉड डिटेक्टिंग टेक्निक. सो ये है आपका सिलेबस फॉर फॉरेंसिक ऑडिट. वी विल नाउ बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. इसमें क्या क्या की कंसेप्ट है, ऑडिट क्या है, फॉरेंसिक ऑडिट क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, फ्रॉड क्या होता है और फ्रॉड ट्रायंगल का कंसेप्ट हम जानेंगे. Basically, the learning objectives of this chapter is to understand meaning and significance of forensic audit and the areas which are covered under forensic audit. What is audit, and what is the process that is followed. की एडवांटेजेस क्या है फॉरेंसिक ऑडिट के, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉरेंसिक ऑडिट का, कॉमन एरियाज वेयर फॉरेंसिक ऑडिट कैन बी यूज्ड. Then you have fundamentals of forensic audit. There are 4 fundamentals. We'll know them. The stages, what are the different stages in forensic audit? What is a fraud? What are the elements of fraud? What are kinds of fraud? Forensic audit vis-a-vis normal audit comparison करेंगे और modern day scenario भी जानेंगे. So basically forensic auditing होता क्या है? Forensic auditing is an independent, comprehensive and scientific approach of reviewing an entity's financial statements in order to determine its accuracy, free from material misstatements, and importantly to derive evidences that can be used in the court of law or part of legal proceedings. Forensic audit में छह अलग अलग एरियाज इन्होंने दिए हैं. कौन से एरियाज है? फर्स्ट इज फ्रॉड फाइंडिंग, second is fraud detection and prevention techniques, then is fraud related auditing. उसके बाद आता है investigation and analysis of financial evidence, development of computerized applications to assist in the analysis of presentation of financial evidence. उसके बाद आता है communication of findings, collection of documents, assistance in legal proceedings. ये 6 अलग एरियाज हैं फ्रॉड के.
To understand forensic audit in detail, it is important that we understand the concept of audit. So, audit in general, क्या होता है? Audit is basically checking. You know, in plain simple language, audit means checking. So, audit in general refers to the examination or inspection of various books or accounts by an auditor, followed by physical checking of inventory to make sure that all departments are following documented system of recording transactions. It is done to ascertain the accuracy of financial statements provided by the organization. इसके बाद स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की है. When we talk about audit, one should not forget the role of Indian accounting standards, abbreviated as IND AS, is the accounting standard adopted by companies in India and issued under the supervision of the Accounting Standards Board. इसको ASB भी कहते हैं, which consists of representatives from the government, academicians, professional bodies, representatives from the industry. Ind-AS are named and numbered in similar way as the international financial reporting standards. इनको IFRS भी बोलते हैं. National Advisory Committee on Accounting Standards recommend these standards to the Ministry of Corporate Affairs. MCA has to spell out accounting standards applicable for companies in India. As of date, MCA has notified 41 Ind-AS. These shall be applicable to companies as of financial year 15-16 voluntarily, and from 16-17 on a mandatory basis. Based on international consensus, the regulators will separately notify the date of implementation of Ind-AS for banks, insurance companies, and so on. Meaning of forensic audit. What is the meaning of forensic audit? So, forensic audit, as per definition in Investopedia, simple, plain and simple, forensic audit is an examination and evaluation of a firm's and individual's financial information for the use as evidence in the court. So, ये evidence in the court वाला जो term है ना, ये बहुत important है from the point of view of forensic audit. A forensic audit can be conducted in order to prosecute a party for fraud, embezzlement, or other financial claims. In addition, an audit may be conducted to determine negligence or even determine how much spousal or child support an individual will have to pay. So basically, forensic audit जो है ये, it is not only it has application not only in financial world but also other than financial world. इस जो डायग्राम है इसमें उन्होंने एक सिंपल डेफिनेशन दिया है. जैसे forensic audit is an examination and evaluation of a firm's or individual's financial information for the use as evidence in court, conducted to prosecute a party for fraud, embezzlement, or financial claims, is also used to determine negligence or fault and accountability for the same. Right? सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट में बताते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिटिंग प्रोसीजर्स टारगेट मोस्टली फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्रॉड, discovery of hidden assets, and adherence to federal regulations. सिग्निफिकेंस में अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे इम्पॉर्टेंट इज रेडी रेफरेंस टू द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट कुड बी rationalized as follow. Specialized field of accountancy investigates fraud and analyzes financial information to be used in legal proceedings. Systematic and independent examination of books, accounts, statutory records, documents, vouchers of an organization is held to ascertain fraud or probability of fraud. It involves a lot of field work, so trying to talk to multiple stakeholders to gather information and then look for evidence to corroborate it or alike. बेसिकली सिर्फ हम जब फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं तो वी मोस्टली रिलाई ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर इंटरव्यूज, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में इट इज़ मोर ऑफ ऑफ कोर्स देयर इज यू रिलाई ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इंटरव्यूज, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दीज. सो ये सारे जो ओपन पॉइंट्स है ये आपको फाइंड करके इनको लिंक करना है टू काइंड ऑफ प्रूव और डिसप्रूव द फ्रॉड. मतलब ये बताने के लिए कि आइदर फ्रॉड हुआ है या फिर वो नहीं हुआ है, ये प्रूव करने के लिए आपको सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो एक साथ लाके उनको लिंक करना पड़ेगा. It also attempts to identify or corporate the culprit behind the fraud. मतलब it's not just
whether the fraud has happened or not. If the fraud has happened, we need to identify वो किसने perpetrate किया है, कब से चल रहा है, कैसे conceal किया है, ये सारी चीज़ें भी आपके रिपोर्ट में आनी चाहिए. It arranges and collects evidence. The report is also used in legal proceedings. Basically, the fraud investigator also provides litigation support and investigative accounting. ये अलग फीचर्स है थोड़े से. Forensic audit submits various compensation in ensuring commercial health of the companies through aiding in prevention, regulation, and penalization of financial frauds and scams. Now, what are the key advantages of forensic audit? पहला तो एडवांटेज है डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करप्शन. इसमें अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने दिए, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. व्हेन द फ्रॉडस्टर यूजेस हिज इन्फ्लुएंस, अगर वो कोई हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, तो ये ये पावर मिसयूज करते हैं पर्सनल गेन डेट्रीमेंटल टू द कंपनी, टू अटेन पर्सनल गेन डेट्रीमेंटल टू द कंपनी. Bribery है, as the name suggests, bribery है यानी offering money to get things done. Extortion है, which is opposite of bribery, as in demand money to do things, right? इन सबको डिटेक्ट करता है फॉरेंसिक ऑडिट. सेकेंड पॉइंट इज डिटेक्शन ऑफ एसेट मिसअप्रोप्रिएशन. अगर कहीं एसेट्स का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने में फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स आपकी मदद कर सकते हैं. उसके बाद डिटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड. कंपनीज गेट इनटू दिस टाइप ऑफ फ्रॉड टू ट्राई एंड शो कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस as better than what actually it is. It is generally targeted to the goal of presenting fraudulent numbers, maybe to improve liquidity, ensure top management continue receiving bonuses, or to deal with pressure for the market performance, या फिर to get investors for your company. अलग अलग इसके motives हो सकते हैं. Fraud identification and prevention. Forensic accounting helps in analyzing whether the company's accounting policies are followed or not, and whether all the transactions are clearly stated in the books of accounts. Any deviation observed in the books of accounts can help in identifying fraud, and necessary measures can be taken to prevent it in the future. Making sound investment decisions. As forensic accounting helps in analyzing the financial standing and weakness of a business, it provides a path for investors to make thoughtful investment decisions. A company engaged in fraud is definitely not a good option for investment. Formulation of economic policies. For forensic audit also helps the government. Various cases of fraud that become evident after forensic analysis act as a reference reference point for the government to formulate improved policies that could be able to curb such fraudulent activities in the future. उसके बाद regarding career opportunities, this is for us. So as a career, forensic audit is extremely rewarding, as it not only involves regular auditing, but it also involves other activities like identification, analyzing, and reporting of the findings in an audit. The acceptance of reports generated by forensic auditors by the court of law gives them an upper hand compared to normal accountants. Good forensic auditors are in high demand. Now, what are the other advantages of forensic audit? Objectivity है, ऑब्जेक्टिविटी एंड क्रेडिबिलिटी है, अकाउंटिंग एक्सपर्टीज एंड इंडस्ट्रियल नॉलेज लगता है ये फॉरेंसिक ऑडिट करते समय. प्रोविजन ऑफ वैल्यूएबल मैन पावर एंड रिसोर्सेज. बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन इन द मिड्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड restructuring following a major fraud would hardly have any full-time resources to handle a broad-based exhaustive investigation. Forensic audit team, a good forensic audit team can help in such circumstances. Enhanced effectiveness and efficiency. This arises from the additional dimension and depth which experienced individuals in fraud investigation bring with them. Specialists in rooting out fraud and would recognize transactions normally passed over by organizations, accountants or auditors. उनका जो स्किल सेट है ये थोड़ा सा इट्स मोर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव नेचर, सो दे विल टेंड टू आइडेंटिफाई थिंग्स विच अ नॉर्मल ऑडिटर माइट अनफॉर्चुनेटली मिस और अकाउंटेंट विल नॉट आइडेंटिफाई. नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इतने सारे नंबर ऑफ फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, द अमाउंट विच इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. दैट इज द बेसिक रीजन वाई फॉरेंसिक ऑडिट इज गेनिंग इम्पोर्टेंस.
Time and again, it has been established that corporate frauds are one of the major hindrances to inclusive growth of any country, India included. उसके बाद from all past incidences, it has been found that crimes are all of 7 types in particular. क्या 7 types है? Theft of physical assets, theft of information, corruption and bribery. करप्शन एंड ब्राइबरी है, इंटरनल फाइनेंशियल फ्रॉड है, वेंडर फ्रॉड है, मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, रेगुलेटरी ब्रीच है, आर हाई इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड। उसके बाद अर्ली वार्निंग साइंस क्या है? फ्रॉड के अर्ली वार्निंग साइंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल थेफ्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन, देन इश्यूज दैट आर आइडेंटिफाइड बाय विसल ब्लोअर्स, reconciliation resulted in unidentified material differences. जब things don't reconcile, it's one of the major indicators of of fraud. Suspicious of fraud or illegal activity. Turnover has occurred, but balance sheet are showing negative results. Right? Balances are showing negative results. अभी फॉरेंसिक ऑडिट जो है ये बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत अहम है. व्हाट आर दीज 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट इज लेंडर्स एंड बैंक्स. इनको फॉरेंसिक ऑडिट काफ़ी उपयुक्त है. व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट बाय दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? बैंक्स और लेंडर्स यूज फॉरेंसिक ऑडिट फॉर identifying misutilization of funds, financial statement manipulation, sale or transfer of assets, availing facility through false documentation. ये सारी चीज़ों में forensic audit will help in identifying if any of these exist. Resolution professional जो है RP जो है under the IBC, आरपी के लिए भी फॉरेंसिक ऑडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. किन एरियाज में इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, सेल और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, excess payment to related parties, so transactions in respect of few sections under the IPC. Apart from this, SFIO, Serious Fraud Investigation Office, इनके लिए भी फॉरेंसिक ऑडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कौन सी एरियाज में फॉरेंसिक ऑडिट यूज हो सकता है इनके लिए? मॉनेटरी मिसअप्रोप्रिएशन और ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, sale transfer of assets and excess payments to related parties, and again important sections of the IBC. इसके बाद सेबी के लिए भी फॉरेंसिक ऑडिट काफ़ी ज़रूरी है. कौन से एरियाज में है? फर्स्ट, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉल्स पब्लिक नोटिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. उसके बाद कैश फ्लो मूवमेंट, ट्रांजैक्शन विद ग्रुप कंपनीज. इन एरियाज के लिए फॉरेंसिक ऑडिट इंपॉर्टेंट है. CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनके लिए भी फॉरेंसिक ऑडिट काफ़ी अहम और ज़रूरी है. किन एरियाज में ज़रूरी है? मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, financial statement manipulation, availing facility through false documentation or false public notices. और इसके बाद excess payments to management, promoters और siphoning of funds. Right? Common areas where forensic audit would be used is first is asset misappropriation है, bribery है, extortion है, financial statements fraud है और फिर conflict of interest है. Now, what are the fundamentals of forensic audit? Forensic auditing in general is referred to as discipline of detecting frauds in the organization and gathering and presenting financial information in the form of evidences that will be accepted by a court of jurisprudence against perpetrators of economic crimes. अभी fundamentals of forensic auditing में 4 चीज़ें हैं. What all is there? First is audit, forensic audit. First fundamental is audit. Second is investigation. Third is agreed upon procedures, the procedures that you agreed upon during the engagement. And the last is proactive search for fraud. ये fundamentals है forensic audit के. So, forensic audit is an examination of evidence regarding an assertion to determine its correspondence to established criteria carried out in a manner suitable for the court. Forensic investigation, utilization of specialized investigative skills in carrying out an inquiry conducted in such a manner that the outcome will have an application to the court. A forensic investigation may be grounded in accounting, medicine, engineering or any other discipline. So basically we see that forensic audit ये सिर्फ financial या फिर accounting से related नहीं है, ये काफ़ी अलग अलग aspects में भी use हो सकता है, जैसे medicine है, engineering है जो इन्होंने यहाँ पे दिया है. Agreed upon procedural engagement. As the purpose of forensic audit is to ensure that no financial deception in the organization and it collects evidences after the examination of accounts and records, it is required that forensic audit is done
अंडर एग्रीड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट एंड एविडेंस। सो इनकी जो प्रोसीजर्स होते हैं वो पहले से एग्रीड होते हैं। Then you have predicting the unpredictable or proactive search for fraud. So forensic audit thinking involves, इसका इसकी जो विचारधारा है ये नॉर्मल ऑडिट से अलग है. So forensic audit thinking involves a critical assessment. It has higher degree of professional skepticism. Fraud is occurring or might have occurred or will occur. राइट, ये उनका विचार करने की जो प्रक्रिया है ये इस तरीके से होनी चाहिए. इट फर्दर इन्वॉल्व्स टू डेसिफर पैटर्न, evaluating reports with figures to study their number patterns and comparing them with standards established for prima facie area of suspicion. In this scenario, forensic auditing aids in detecting, investigating, and preventing frauds, whether it is stock market fraud or bank fraud or cyber fraud. Forensic auditing seems to be an essential tool for investigation and defining accountability of perpetrators. Now, what are the stages of forensic audit? फर्स्ट स्टेज इज एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टिगेशन. तो जब भी आपके पास कोई फ्रॉड का असाइनमेंट आता है, पहली बात तो आप यू विल इवेल्युएट की व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड हैज अकर्ड, व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू ऑडिट इन द assignment. So their first step is to determine whether or not they have the necessary tools, skills, expertise to go forward with the investigation. They need to do an assessment of their own training and knowledge of fraud detection and legal framework. पहले सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा कि ये असाइनमेंट आप ले सकते हैं या नहीं. उसके बाद उसको प्लान करना पड़ेगा. प्लानिंग द इन्वेस्टिगेशन, द ऑडिटर मस्ट केयरफुली ascertain the goal of the audit so being conducted and to carefully determine the procedure to achieve it through the use of effective tools and techniques. Before planning investigation, they should be clear on the final categories or the report of the report, which are as follows. टाइप ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई करना है, फ्रॉडस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल लॉस इन जनरल कितना हुआ ये आइडेंटिफाई करना है, गैदरिंग एविडेंस, देन यू हैव प्रोवाइडिंग एडवाइस टू प्रिवेंट द रिकरेंस. ये इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करें और ये भी बताएं कि रिकरेंस ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो. फ्रॉड ट्रायंगल इज बेसिकली a technique. Fraud triangle is a tool or a technique used in forensic auditing that explains three interrelated elements that assist the commission of fraud. ये क्या है? तीन इसके अंग है या फिर three aspects. First is motive, that is motive to do the fraud. Second is the opportunity to do the fraud, and the third is rationalization or justification of the of dishonest intentions. Fraud risk is the vulnerability of the company or organization has to those who are capable of overcoming the three elements of the fraud triangle. So for fraud triangle and fraud risk are linked. तो फ्रॉड ट्रायंगल हमने देखा कि तीन एस्पेक्ट्स है. तीन एस्पेक्ट्स कौन से है? एक फर्स्ट है मोटिव, सेकंड है एबिलिटी और थर्ड है रैशनलाइजेशन. अभी ये फ्रॉड रिस्क क्या है? सो फ्रॉड रिस्क इज द वल्नरेबिलिटी ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज टू दोज हु आर केपेबल ऑफ ओवरकमिंग द थ्री elements of the fraud triangle. Fraud risk assessment is the identification of fraud risks that exist in the company or the organization. The planning involves the formulation of techniques and procedures that align with the fraud risk and fraud risk management. Planning also includes the identification of best way to gather evidence. आप प्लान करोगे तभी आप ये भी आइडेंटिफाई करोगे कि हर एक चीज़ के लिए आपको एविडेंस गैदर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा. बिकॉज रिमेंबर दैट फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होता है. तो आपका रिपोर्ट जो है वो इस नज़रिए से बनना चाहिए कि जो विच विल स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो बेसिकली इट्स मोर ऑफ नॉट रिपोर्टिंग बट इट्स मोर ऑफ एविडेंस एंड एविडेंस, राइट. So thus it is necessary that ample research is done regarding certain investigative, analytical and technology-based techniques and also related legal procedures with regard to the outcome of the investigation. फिर उसके बाद आपने असाइनमेंट एक्सेप्ट किया, उसको प्लान किया, उसको फिर आप एग्जीक्यूट करोगे. सो इन एग्जीक्यूशन बेसिकली यू विल गैदर एविडेंस. एविडेंस में क्या क्या होगा? सो टेस्टिंग कंट्रोल्स टू गैदर एविडेंस विच आइडेंटिफाई द वीकनेस विच अलाउड द फ्रॉड टू बी परपेट्रेटेड. फर्स्ट यू विल चेक द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई द वीकनेस बिकॉज इन जनरल वीकनेस जहाँ पर है वहीं से फ्रॉड परपेट्रेट हुआ होगा.
यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू कंपेयर ट्रेंड्स. उसके बाद आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज करोगे बिकॉज इन जनरल इट वुड बी अ सॉफ्टवेयर ड्रिवन एक्सरसाइज. उसके बाद डिस्कशन एंड इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यूइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन फॉरेंसिक ऑडिट. ये हम आगे भी विस्तार से जानेंगे. डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज विद एम्प्लॉयज. Substantive techniques such as reconciliation, cash counts and review of documentation. उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस. एफडीए बोलते हैं. एफडीए इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू कंडक्ट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस. द प्रोसेस बाय व्हिच एविडेंस इज गैदर्ड, summarized and compared with existing different sets of data. The aim is to detect any anomalies in the data and identify the pattern of such anomalies to indicate fraudulent activity. Such an analysis requires three kinds of expertise. ये three kinds of expertise कौन से हैं? First is data analyst, is to perform the technical steps and write the queries. Second is team member with extensive experience of the process and internal controls in the relevant area of the investigated company. And the last is the most important, forensic scientist who is familiar with the patterns. Basically आप बहुत सारा data analyze करते हैं forensic audit में. Right, so forensic data analysis is nothing but you have tools and techniques which will analyze large amounts of data. उसमें जो पैटर्न्स निकल के आते हैं वो पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई करना है. सो बेसिकली इट्स एक्सट्रीमली स्किल्ड जॉब और आपको ये अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो आइडेंटिफाई करेगा पैटर्न्स और उनको मैच करेगा फ्रॉडुलेंट पैटर्न से. राइट, देन द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज drafting the report, findings of the investigation, and also the summary of the evidence and conclusion about the loss suffered due to fraud. It also include the plan of the fraud itself and how it unfolded. Basically, the whole trail of events and suggestions to prevent such fraud in the future. Report में सब कुछ आना चाहिए. fraud कैसे हुआ, किसने किया, किस टाइम से हो रहा है, कैसे छुपाया गया है, how was it concealed, and entire trail of events which led to the fraud. And the most important would be suggestions to prevent such fraud from recurring in the future. फिर है कोर्ट प्रोसीडिंग्स. लास्ट स्टेप है. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दे कैन ले डाउन द फैक्ट्स, that is the forensic auditors can lay down facts and findings in an understandable and objective manner for everyone to comprehend so that the desired action can be taken up. ये एक बहुत अहम स्टेप है इन फॉरेंसिक ऑडिट की. आप सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करके आपकी असाइनमेंट खत्म नहीं होती. ये रिपोर्ट जो है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होता है. मोस्ट प्रोबेबली आपको भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होके आपका जो रिपोर्ट है ये समझाना पड़ेगा. ये जो रिपोर्ट है ये इतनी ल्यूसिड लैंग्वेज में यानी सिंपल सरल भाषा में होना चाहिए कि अदर देन फाइनेंशियल लोग भी आपके रिपोर्ट को सही तरीके से समझ सके. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दे ले डाउन द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ एन अंडरस्टैंडेबल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर फॉर एवरीवन टू कॉम्प्रिहेंड सो दैट द डिजायर्ड एक्शन कैन बी टेकन. They need to simplify the complex accounting processes and issues for others to understand the evidence and its implications. So, next concept is fraud. What is fraud? So, basically, fraud is a type of criminal activity defined as abuse of position or false representation or prejudicing someone's rights for personal gains. Simply put, fraud is an act of deception intended for personal gain or to cause a loss to another party. ये है आपका डेफिनेशन फ्रॉड का. इसके बाद हम देखेंगे false. Basically, fraud is a false representation of a matter of fact, whether by words or by conduct, by false or misleading allegations, or by concealment of what should have been disclosed, that deceives or is intended to deceive another, so that the individual will act upon it to his or her legal injury. Fraud is commonly understood as dishonesty calculated for advantage. A person who is dishonest may be called a fraudster. In almost all legal systems, fraud is a specific offense with certain unique features. फ्रॉड का मीनिंग कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 447 है उसके हिसाब से भी दिया गया है. So in this context, it could be said that corporate fraud is a fraud in relation to the affairs of a company or any body corporate as defined in section 447, which includes any act or omission or concealment of any act or abuse of position
committed by any person or any person with the convenience of any other with the intent to deceive. Important है, intent to deceive, to gain undue advantage from or to injure the interests of the company, its shareholders or its creditors or any other person, whether or not any wrongful gain or wrongful loss, right? उसके बाद ये जो पहले वाला था ये मीनिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013 था, सेक्शन 447. अब देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 विच रिप्लेस द आईपीसी ऑफ 1860. इनमें क्या बोल रहे हैं? दिस शोज दैट फ्रॉड इज अ क्राइम नोवेयर डिफाइंड इन बीएनएस, बट implication of this term is made at various places in the BNS. In general, fraud is an act of deliberate deception with the design of securing something or by taking unfair advantage of another. It is a deception in order to gain at another's loss. ये बहुत important है, to gain at another's loss. Whenever the term fraud or defraud appears in the context of criminal law, two things are automatically to be assumed. First is deceit or deceiving someone, and the second is injury to someone because of such deceit. Implications of fraud is found in following sections of BNS. कौन से sections है? 318, 319, 320 और 321. इनमें क्या क्या है? fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors, fraudulent preventing debt being available to creditors, fraudulent execution of deed of transfer or containing false statement of consideration. उसके बाद है फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. ये था बीएनएस के अंडर का डेफिनेशन. अब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 17 में इस फ्रॉड का डेफिनेशन दिया गया है. Section 17 of the Act defines fraud as fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his convenience or by his agents with intent to deceive another party, thereby his agent or to induce him to enter into a contract. 17.1 is what? Suggestion as to fact of that which is not by one who does not believe it to be true. 17.2 में active concealment of a fact. 17.3 is a promise made without any intention of performing it. 17.4 is any act fitted or designed to deceive. 17.5 is any act of omission as the law specifically declares to be fraudulent. Explanation to section 17. This explanation states a very important proposition of law. According to explanation, the mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud. However, such silence is held as fraud in circumstances of the case that it is the duty of the person keeping silence to speak. मतलब साइलेंस को कभी फ्रॉड मानेंगे जब भी जो साइलेंट है उनको बात करना इम्पोर्टेंट था या फिर ड्यूटी था उनका बात करने का, या फिर साइलेंस इटसेल्फ अमाउंट्स टू स्पीच. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे एलिमेंट्स होनी चाहिए फॉर एन एक्टिविटी टू बी टैग्ड एज फ्रॉड. फर्स्ट क्या है? फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन और असर्शन है. So basically constitute fraud, there must be some representation or assertion which is untrue. The person making the representation should not believe it to be true, otherwise he or she will not be guilty of fraud. Moreover, to constitute fraud, false representation must have been made willfully or intentionally. ये दो चीजें हैं कि वो untrue होना चाहिए और वो intentional होना चाहिए. Next is perpetrator or representation. The false representation or misstatement must have been made by a party to the contract or by anyone with its connivance or by his agent. ये वो stranger मतलब जो party to the contract या फिर उनका agent नहीं है, completely stranger का misstatement हो तो वो it will not be treated as fraud. Intention to deceive होना चाहिए, बहुत important है. Intention to deceive the other party is the essence of the fraud. ये essence है. अगर इंटेंशन टू डिसीव प्रूव नहीं कर पाए तो फ्रॉड प्रूव नहीं कर पाएंगे. इन ऑर्डर टू कमिट अ फ्रॉड, वन पर्सन असर्ट्स और misstates the fact that with the intention that it should be acted upon. As a matter of fact, misrepresentation elevates to the level of fraud when it is prefixed by the element of intention to deceive the other party. So, representation must relate to a fact. The representation made by the party must relate to a fact which is material to the formation of the contract. A mere statement of opinion, belief or
commendation cannot be treated as a fraud. Promise made without the intention of performing it. If a person while entering into a contract has no intention to perform his or her promise, there is a fraud on his or her part. For the intention to deceive, the other party is there from the very beginning. उसके बाद representation must have actually deceived the other party. The representation made with the intention to deceive must actually deceive. The party induced by fraudulent statement must have relied on it to accord its consent. Thus, an attempt to deceive does not amount to fraud until the other party is actually deceived. मतलब deceit जो है वो actual होना चाहिए. Any other act fitted to deceive. The expression any other act fitted to deceive obviously means any act which is done with the intention of committing fraud. The category includes tricks, dissembling, and other unfair means which are used by cunning and clever people to cheat others. Next point है any such act or omission that the law specifically declares as void. उसके बाद wrongful loss and wrongful gain is immaterial. For the purpose of fraud under the Companies Act, it is immaterial whether there has been wrongful gain, loss to one or other or wrongful gain to another. ये जो gain और loss है ये immaterial होता है to prove fraud. उसके बाद एग्जाम्पल्स है कॉर्पोरेट फ्रॉड के अलग अलग एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए. पहला है पर्सनल परचेस यानी कंपनी के पैसों से पर्सनल गुड्स या सर्विसेज परचेज करना. गोस्ट एम्प्लॉयज है यानी पेमेंट जो है इन्फ्लेट करने के लिए फॉल्स एम्प्लॉयज या फिर डमी एम्प्लॉयज को इंसर्ट करना. स्किमिंग है यानी इनकमिंग फंड्स आर इंटरसेप्टेड बिफोर दे कैन बी रिकॉर्डेड इन कंपनीज अकाउंट्स. दिस इज यूजुअली कॉज्ड व्हेन अ पर्सन इज अलाउड टू बोथ ओपन एंड मेल एंड रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एट द सेम टाइम. मतलब जो अब हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का इंपॉर्टेंस जाना था ये इसके लिए है. उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस है. A company can alter its tax returns to reveal less taxable corporate income than actually or really it is, resulting in lower tax remittance. उसके बाद है asset theft. Any employee can steal from an organization by making off with assets such as cash or fixed assets. Weak controls can encourage employees to engage in this activity. उसके बाद है unauthorized use. An employee may use company assets in an unauthorized manner, such as driving a company car for personal use or using a company asset for personal use. Though the asset is not stolen, it is being consumed or its value is being depleted over time. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉल्सिफिकेशन है. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉल्सिफाई इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू रिवील एक्सीलेंट फाइनेंशियल रिजल्ट. Corporate fraud can be extremely difficult to contain and is essentially impossible to stop even if senior management is willing to do so. In such cases, even most robust control systems can be breached. This contemplates the significance of forensic audit, wherein a check and vigil mechanism could be established in finding out the probability of fraud as well as the real culprit behind the corporate fraud. उसके बाद है fraud and forensic audit and interaspect. So forensic auditing refers to whole process of investigating a financial matter, including potentially acting as an expert witness of if the fraud comes to trial. फिर फ्रॉड रिलेटेड कंसेप्ट्स है. इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दिए हैं. फ्रॉड मस्ट बी प्रूव्ड बाय शोइंग दैट द डिफेंडेंट्स एक्शंस इन्वॉल्व्ड 5 सेपरेट एलिमेंट्स. कौन से 5 एलिमेंट्स दिए? फर्स्ट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट. Second is knowledge on the part of the defendant that the statement is untrue. Intent on the part of the defendant to deceive the alleged victim. उसके बाद justifiable reliance by the alleged victim on the statement and injury to the alleged victim as a result. ये 5 elements है या फिर important concepts है fraud से related. अभी kinds of fraud है. First kind is fraud as a civil wrong. And the second is fraud as a criminal offense. Fraud as a civil wrong क्या है? Intentional misrepresentation or concealment of an important fact upon which the victim is meant to rely and in fact does rely to the harm of the victim. Proving fraud in the court of law is often said to be difficult.
That difficulty is found, for instance, in that each and every one of elements of fraud must be proven. हर एक element आपको prove करना पड़ेगा. That the elements include proving the states of mind of perpetrator and the victim, and that some jurisdictions require the victim to prove fraud by clear and convincing evidence. ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ है कि आपको इट्स नॉट जस्ट यू हैव टू रिपोर्ट बट इट इज दैट यू हैव टू प्रूव यू नो दैट द फ्रॉड हैज टेकन. Then it is fraud as a criminal offense takes many forms. Some general, for example, theft by false pretense, and some specific to particular categories of victims or misconduct. For example, bank fraud है, insurance का fraud है, forgery है. इंडियन लॉ ये हमने पीछे भी देखा था. बीएनएस के 4 सेक्शंस है फ्रॉड से रिलेटेड. उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ फ्रॉड स्पेसिफिक टू इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. कौन कौन से 5 टाइप उन्होंने दिए हैं? बैंक फ्रॉड है, कॉर्पोरेट फ्रॉड है, इंश्योरेंस फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है और फिर सिक्योरिटीज फ्रॉड है. कॉर्पोरेट फ्रॉड में इंटरनल फ्रॉड आता है और एक्सटर्नल फ्रॉड आता है. इंटरनल फ्रॉड क्या है? इंटरनल फ्रॉड ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशनल फ्रॉड can be defined as the use of one's occupation or personal enrichment through the deliberate misuse or misappropriation of the organization's resources or assets. Simply stated, that this type of fraud occurs when an employee, manager or executive commits a fraud against his own employer. Employer के against जब employee fraud करते हैं तब वो internal fraud के अंतर्गत आएगा. उसके बाद है एक्सटर्नल फ्रॉड. एक्सटर्नल फ्रॉड अगेंस्ट अ कंपनी कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ schemes. Dishonest vendors might engage in bid rigging schemes, फिर bill the company for goods or services not provided, or demand bribes from employees. Likewise, dishonest customers might submit bad checks or falsified account information for payment, or might attempt to return stolen or knock-off products for a refund. In addition, organizations also face threats of security breaches and theft of intellectual property perpetrated by unknown third parties. ये external fraud में आता है. The most common target for cyber attacks in India were employee records, trade secrets, or intellectual property and customer records. इन्होंने लाइव केसेस दिए हैं 2, इनको पढ़ लेना. पहले तो पीएनबी का स्कैम है और फिर देना बैंक का स्कैम है. राइट, दिस इज सिंपल. अब इसके बाद जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक्स इन आवर कंपनीज एक्ट 2013. Directors' liability in India can be divided into 2 principal areas. First is liability under the Companies Act 2013 and liability under other statutes. कंपनीज एक्ट में बेसिकली क्या क्या किया गया है? पेनल्टीज जो है कंपनीज एक्ट 1956 की वो एम्पलीफाई की गई कंपनीज एक्ट 2013 में. स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स को प्रॉपर रिकॉग्निशन दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में. ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. इसका जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट 2013 में काफी वाइड है. By virtue of their positions in the company, the managing director, the whole-time director, and the company secretary directly fall in the scope of this term. Which term? Officer who is in default. उसके बाद important, this way Companies Act 2013 scope of directors' responsibility has been expanded to stop the tendencies of fraud in corporates. Directors can be held liable both jointly and collectively, or by any and every act, commission or omission which is prejudicial to the interest of the company and violates any of the duties discharged by them. उसके बाद है directors personal liability. Personal liability है, so as a general rule, since the company and its directors are separate entities, the director has no personal liability on behalf of the company. However, under circumstances, a director may be held personally liable on behalf of the company. Which are those circumstances? First of all, liability for tax है, debts of the company है, liability for company's contracts है, refund of share application money है, फिर liability to pay for qualification shares है, misstatement of the prospectus. इन केसेस में डायरेक्टर्स की पर्सनल लाइबिलिटी है. उसके बाद है फॉरेंसिक ऑडिट विजावी नॉर्मल ऑडिट. कहाँ अलग है ये 2 टर्म्स कहाँ का डिफरेंट है? पहले तो ऑब्जेक्टिव्स में अलग अलग है. फाइनेंशियल ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, और फोरेंसिक ऑडिट का जो है जो ऑब्जेक्टिव है ये करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आता है, और वेदर एनी फ्रॉड हैज एक्चुअली अकर्ड और नॉट. ये
बताना फॉरेंसिक ऑडिट का काम है। टूल्स और टेक्निक्स अलग है दोनों इसमें। ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, जनरली जो ऑडिट होता है, नॉर्मल ऑडिट वो 1 साल के लिए होता है, और जो फॉरेंसिक ऑडिट है ये मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। उसके बाद मैनेजमेंट सर्टिफिकेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर ascertaining the accuracy of current assets and current liabilities. Financial auditor relies on the management certificate or representation of the management. Forensic auditors are required to carry out the independent verification of suspected or selected items. ये एक बहुत अलग चीज़ है। ऑडिटर जो नॉर्मली है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के साथ काम चला सकते हैं, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिटर को वो मुभान नहीं है। Whether whenever the financial auditor has adverse findings, the auditor expresses qualified opinion without quantification. Right? In case of adverse filing, forensic auditors are required to quantify the damage, to the client, and also supposed to point out the culprit. ये बहुत important differentiation है कि नॉर्मल ऑडिटर जो है ये क्वालिफाई कर सकते हैं अपना ओपिनियन और रिपोर्ट में और छोड़ सकते हैं, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिटर के पास वो मुभा नहीं है। उनको बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल लॉस का एस्टिमेट क्या है और किसने फ्रॉड किया है। उसके बाद मॉडर्न डे सिनेरियो क्या है। बेसिकली मॉडर्न डे सिनेरियो में इन्होंने काफ़ी एक जनरल व्यू लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि जो कंपनी, अलग अलग कंपनी में फ्रॉड होते हैं, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है कंपनीज के ऊपर का, ओवरऑल गवर्नमेंट के ऊपर का, और एक स्टेप और बढ़ के हम कहेंगे कि देश के ऊपर का, ये कॉन्फिडेंस जो है ये कम हो जाता है। वो बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि अगर ये कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो अवेलेबल पैसे है वो कम हो जाते हैं, और देश की ग्रोथ के ऊपर असर होता है। So there has to be a relation of trust and faith between the citizens and the government. That faith and trust will reduce if there are increased number of frauds. ये ना हो इसके लिए गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So, government in India launched Sankalp से सिद्धि attainment through resolve scheme which aims at good governance. फ्रॉड्स कभी नहीं होंगे जब आपका गवर्नेंस अच्छा होगा। ये गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं। In the present contemporary era, New India Movement Scheme envisages an India which is free from poverty, corruption, terrorism, communism, casteism, and uncleanliness, and aims to unite the entire nation by adopting the policy of good governance and, most importantly, employing technology with the focus objective of serving growth in all sectors of the nation. May it be economic, political, technological, legal, or environmental. In addition to it, one should also have an insight to the preamble of the Constitution of India, which envisages to establish a nation providing justice, social, economic, and political, along with liberty, equality, and fraternity to all people of India. In this context, different measures are adopted by the government. कौन से measures है, जनधन योजना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम है, खेलो इंडिया मूवमेंट है, एंड सो ऑन. The government aims to establish the best practices of good governance, wherein virtues of transparency and accountability should rule the inclusive growth of the economy as well as corporates in consonance. Leading the way to emergent economy. तो गुड गवर्नेंस से बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और फॉरेंसिक ऑडिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फ्रॉड डिटेक्शन का और प्रिवेंशन का. Globally, the regulators are in best position and are best masters to give signals of a financial catalysm, but it seems that rarely do players heed to their conscience and follow the voice of wisdom. Keeping this vigil in mind, forensic audit is a dynamic approach adopted by which aims to timely detect all frauds and also to take requisite financial information in determining and identifying the real culprit. In this whole process of timely detection of frauds and reference of such case to investigation, forensic audit has an imperative role in assisting companies to maintain efficiency as well as merit at par. In the larger perspective, forensic audit is known as a tool which aims to improve efficiency, compliance, governance, and merit parameters of financial and other regulatory aspects. इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया.